दोस्तों नमस्कार। दोस्तों धीरे धीरे यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा होते जा रहा है कि पेगासस यानी जासूसी के मसले पर क्या वाकई इस देश में कोई न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या अपने तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगी। यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस देश के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो अभी हैं, जो कुछ पहले थे, उसमें से 122 सांसदों और विधायकों की लिस्ट भी उसके पास है जिनके ऊपर इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस देश के तकरीबन 5000 सांसद विधायक जो अभी हैं, कुछ पुराने थे, उनकी भी एक सूची है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट यह भी जानता है कि राज्यों की सरकारें अब अपने ऊपर लगे केसेस को या फिर अपने करीबी या अपने चाहने वालों के ऊपर लगे आपराधिक मामलों को भी कैबिनेट की बैठक के जरिए निरस्त कर देती है, यानी अदालत की भी जरूरत पड़ती नहीं है। यह सारी भूमिका इसलिए क्योंकि पेगासस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज आज सुनाई दी जब उसने कहा कि सिस्टम पे भरोसा करना सीखना होगा, जब उसने कहा कि सोशल मीडिया के दरवाजे पर जाकर बोलना बंद कीजिए, और जब आप इस अदालत में खड़े हैं तो यहां पर जो भी बातें आपको कहनी है एक नई एफिडेविट दीजिए और उसके बाद सुनवाई इसी मंच पर होगी। क्या वाकई इस देश के भीतर में कोई सिस्टम इस रूप में काम कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चेक एंड बैलेंस की स्थिति में इस देश को खड़ा कर पाता हो? क्या वाकई इस देश के भीतर में वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो अपने आप में जांच की प्रीमियर एजेंसी हैं, क्या वो अपने मुताबिक या नियम कायदों के हिसाब से काम कर पा रहे हैं? और इतना ही नहीं, जासूसी के दायरे में तो वह ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी आ गए जिनको जासूसी करने का अधिकार है, क्योंकि इस देश के भीतर में 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो जासूसी कर सकते हैं। लेकिन सवाल आज उससे आगे का है और परत दर परत आज जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या वाकई इस देश में सत्ता ही सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई सिस्टम खोज रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब पेगासस मामले की सुनवाई हुई तो यह मामला 16 अगस्त तक टल गया। 16 अगस्त यानी चंद दिन और तब कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई जवाब इंतजार कीजिए, आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को हद पार नहीं करनी चाहिए, सभी की बात सुनी जाएगी। हम बहस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है तो उसकी बात यही होनी चाहिए और सोशल मीडिया की बजाय बहस का उचित माध्यम चुनें और व्यवस्था का कुछ सम्मान करें। 2 सवाल तुरंत आते हैं। क्या इस देश के भीतर में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के भीतर की पेगासस या जासूसी मसले को उठा रहा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र करता? और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा होता और देश के भीतर में इस बात की चर्चा चल पड़ी होती कि क्या वाकई जासूसी मामले को लेकर अब मीडिया ट्रायल इस देश में चल रहा है, तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने की स्थिति में नहीं आता? या फिर केंद्र सरकार को नहीं कहता कि आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? चाहे आप पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को रखिए, लेकिन रखिए, क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की दिशा में देश जा रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज है, इसीलिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर सोशल मीडिया का जिक्र किया गया और गुहार लगाई गई जिन्होंने अर्जियां डाली हैं कि आप सोशल मीडिया में जाकर ज्यादा शोर ना करें, हम सबकी बात सुनेंगे। जब हम सबकी बात सुनेंगे तो हमें लगता है कि आज पार्लियामेंट का भी जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर कल ही सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय ने एक सवाल का जवाब दिया। यह सवाल दरअसल पूछा गया था सीपीएम के सांसद की तरफ से। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि विदेशियों से जो खरीद हुई है रक्षा मंत्रालय की, उसमें क्या कोई पेगासस को लेकर भी कोई खरीद फरोख्त हुई है? शिवदासम का यह सवाल था सीपीएम के सांसद, और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से लिखित जवाब था। यानी सवाल का पैमाना बड़ा है। जिस वक्त इस देश में पेगासस को लेकर देश में नहीं दुनिया भर में शोर है, उस समय सवाल का जवाब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट वह भी लिखित तौर पर देते हैं और उन्होंने कहते हैं कि दरअसल हमारा कोई समझौता एनएसओ के साथ कोई लेन देन नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई लेन देन नहीं, यानी नो ट्रांजैक्शन।
कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और रक्षा मंत्रालय के मातहत उन्होंने जानकारी दी कि दरअसल इस दौर में जो भी विदेश से खरीद फरोख्त रक्षा मंत्रालय ने की है, उन्होंने उसका डाटा दिया कि 2018-19 में तकरीबन 45,705 करोड़ की खरीद फरोख्त हुई, 19-20 में लगभग 47,961 करोड़ की खरीद फरोख्त हुई, 2020-21 में ये 53,118 करोड़ की तकरीबन खरीद फरोख्त हुई। और इसमें एनएसओ यानी इजराइल के जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ, उसके साथ पेगासस को लेकर हमारी कोई डील नहीं हुई। दो सवाल फिर निकलेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जवाब आया है, यह जवाब सरकार का नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के लिए जो जासूसी का काम कर सकता है या जो फोन टैप कर सकता है, वो पावर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है, डीएसआई। यही आर्मी के लिए, नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए यह खुफियागिरी कर सकता है, इसको यह पावर है। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद 9 ऑर्गेनाइजेशन बचे। इसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फहरिस्त है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत 3 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। उन 3 ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है या फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जो होम मिनिस्ट्री है उसके पास बाकी आते हैं 4 ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावे प्रधानमंत्री के पास आते हैं 1 ऑर्गेनाइजेशन, यानी टोटल 10 ऑर्गेनाइजेशन। होम मिनिस्ट्री के तहत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी आते हैं, तो 5 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ईडी आता है, सीबीडीटी आता है और डीआरआई आता है। होम मिनिस्ट्री के तहत आईबी आती है, सीबीआई आती है, एनआईए आता है, एनसीआर आता है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आते हैं, और प्रधानमंत्री के मातहत रॉ आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो जासूसी कांड हुई है उसमें रॉ के भी एक अधिकारी की जासूसी हो रही थी। इस प्रक्रिया में रॉ के जितेंद्र कुमार ओझा, जो जनवरी 2018 में जब उन्होंने रॉ छोड़ा और उनको वहां से जबरदस्ती रिटायरमेंट कराया गया, उनके फोन टैप हो रहे थे, जो लिस्ट निकल कर आई पेगासस के जरिए। दूसरी बात, जो सीबीआई के अधिकारी थे उनकी भी लिस्ट आई है, चाहे वो आलोक वर्मा हो, चाहे राकेश अस्थाना हो, चाहे एके शर्मा हो। इसके अलावे जो ईडी के अधिकारी थे उनकी भी कहीं ना कहीं जांच हो रही थी, और ईडी की तरफ में राजेश्वर सिंह जो थे, जो एक लिहाज से सीनियर ब्यूरोक्रेट या सीनियर ईडी अफसर कहिए, उनकी भी जासूसी हो रही थी। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक सिस्टम का जिक्र कर रहा है, और हमें लगता है आज आपको इस सिस्टम को समझना चाहिए, और शायद सुप्रीम कोर्ट को भी इस सिस्टम को समझना चाहिए। इस देश में सत्ता के हिसाब से सिस्टम कैसे चल रहा है, या सत्ता ही कैसे सिस्टम में तब्दील हो गई है, उसका कहा हर शब्द कैसे सिस्टम बन जाता है। इस बात का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि रक्षा मंत्रालय का जवाब पार्लियामेंट में, और 9 बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी और बड़े ब्यूरोक्रेट्स की भी जासूसी हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो उन्होंने जब पूछा अटॉर्नी जनरल से, आप कब तक केंद्र का जवाब लाएंगे, तो उन्होंने कहा फ्राइडे। तो कहा फ्राइडे की व्यवस्था है तो आप मंडे को ले आइए, हम लोग मंडे को सुनवाई करेंगे। पहला सवाल तो यही सबसे बड़ा हो गया कि क्या वाकई एक सिस्टम का जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहा है और जिस सोशल मीडिया का वो जिक्र करना चाह रहा है, क्या वो इस बात को लेकर कोई तस्दीक कर रहा है कि इस देश के भीतर में मीडिया को कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए, सोशल मीडिया को भी नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का कहीं जिक्र नहीं है। अखबारों से खबर गायब मिलती है, टेलीविजन स्क्रीन पर खबर रेंगती नहीं है। अब इसके समानांतर सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने, यानी ईडी के जो वरिष्ठ ईडी अफसर थे राजेश्वर सिंह, उनकी और उनकी पत्नी और उनकी बहनों के भी फोन टैप हो रहे थे। तो फिर ईडी ने 122 एमएलएज और एमपीज, कुछ पुराने भी हैं यानी कुछ फॉर्मर भी हैं, उनकी लिस्ट एक सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है और कहा है कि ये सभी मामले मनी लैंडरिंग से जुड़े हुए हैं। यानी जिस बात का हम लोग जिक्र करते हैं कि सीबीआई के बाद ईडी और आईटी एक नया पुलिस का मुख्यालय है जिसके हिसाब से सेंटर मूव करता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसके दायरे में आती चली जाती है क्योंकि उनके दरवाजे पर ईडी और आईटी पहुंच जाता है। अब देखिए, जिनका नाम है, नाम के दायरे में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम है और खास तौर से कांग्रेस और टीएमसी के बड़ी तादाद में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनके नाम है। मसलन ईडी की फहरिस्त में जिन लोगों का नाम है और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है, पहला सवाल इन नामों को सुनने से पहले एक चीज जानिए, अगर मनी लॉन्ड्रिंग इस देश के भीतर में सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री कर रहा है और उस पर यह आरोप है तो क्या उसे तुरंत पद नहीं छोड़ना चाहिए?
और क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, या फिर ईडी में मामला सिर्फ इसलिए होता है कि आने वाले वक्त में उनके दरवाजे पर ईडी अफसर खड़ा हो और पॉलिटिकल तौर पर वह सत्ता के अनुकूल मूव करने लगे? यह सवाल हो सकता है और यह सवाल है भी, जिसका जिक्र अपने अपने तौर पर यह वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्रियों तक ने उठाई है ये बात। क्योंकि अब जरा लिस्ट सुनिए, सबसे पहले कांग्रेस की लिस्ट, उसमें नाम पी चिदंबरम का है, उसमें उनके बेटे कार्तिक का नाम है। दोनों, एक मामला 2012 का एयरसेल मैक्सिस डील थी और दूसरा 2017 का जो एफडीआई मीडिया को दी गई, उसमें क्लियरेंस को लेकर कुछ आरोप हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, उसमें लेकर दोनों का नाम है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिगंबर कामत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक चौहान, इनका नाम है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका भी नाम ईडी की लिस्ट में है जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। पुराना नाम है सुरेश कलमाड़ी, इनका भी नाम है। नवीन जिंदल, इनका भी नाम है। इन पे 2 मामले 2014 और 2015 में दर्ज किए गए। रेवनाथ रेड्डी जो कि मध्य एमपी हैं कांग्रेस के, तेलंगाना से आते हैं, इनका भी नाम है। कर्नाटक में सबसे दबंग जो कांग्रेस के नेता जाने जाते हैं वो डीके शिव कुमार, इनका भी नाम है ईडी की लिस्ट में। मोतीलाल वोरा तो खैर अभी है नहीं, लेकिन इसके अलावे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम भी है। अब सवाल है कि ईडी के मुताबिक इनको जब दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा तो ये किस रूप में क्या काम करेंगे, और इनको जब दायरे में लिया जाएगा तो फिर क्या मुश्किलें होंगी। क्योंकि इसकी फहरिस्त में दूसरी तरफ हमें लगता है तुरंत तृणमूल कांग्रेस का नाम लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की फहरिस्त भी देखिए, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सीधे मोदी सरकार को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से 2-2 हाथ करने की स्थिति में हमेशा राहुल गांधी जैसे नजर आ रहे थे, अब ममता बनर्जी भी नजर आती है। लेकिन बहरहाल उसको थोड़ा छोड़ दीजिए पॉलिटिकल तौर पर और ईडी की उस सूची पर दोबारा ध्यान दीजिए। टीएमसी के जो सांसद हैं उसमें सुदीप बंदोपाध्याय, तपास पॉल, संजय बोस, कुणाल घोष, उसके बाद लिस्ट जब आप देखना शुरू करेंगे तो अर्पिता घोष, शताब्दी रॉय, मुकुल राय, स्वागत राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अप्रूया पोद्दार, इसमें ये एमएलएस भी हैं, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चटर्जी, श्यामपदा मुखर्जी, ये सारे टीएमसी के नेता एमएलए एमपी हैं जिनके नाम ईडी की लिस्ट में है। आज नहीं कल ईडी जब चाहे उसके बाद कार्रवाई करे, इन्हें जेल में डाल दे। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और सुप्रीम कोर्ट अब क्या कार्रवाई करेगा और इसमें क्या कोई रवानगी और तेजी लेकर आएगा, यह भी एक सवाल है। हालांकि बीजेपी के भी 2 नेता का नाम है यहां पर हम बता दें, और संयोग से एक तो मिथुन चक्रवर्ती हैं, दूसरा नाम शुवेंदु अधिकारी हैं जो कल तक टीएमसी में थे, अब वहां से यहां आ गए हैं। मुकुल राय भी हैं जो वहां से यहां से वहां चले गए, उनका नाम भी है। लेकिन इस फहरिस्त में और का भी नाम है, मसलन एनसीपी के छगन भुजबल, मसलन वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, जिन पर अब सेंटर और दबाव बना रहा है कि आप हमारी कैबिनेट में अपने लोगों को शामिल कीजिए, और एक लिहाज से चुनाव से पहले एक डील हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग आने वाले वक्त में सारे चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे। क्योंकि आज की तारीख में आंध्र प्रदेश के भीतर में अगर जगन रेड्डी के साथ बीजेपी का समझौता नहीं होता है तो बीजेपी आंध्र प्रदेश में एक भी सीट ले जाए असंभव सी स्थिति है। तो जगन मोहन रेड्डी 2 दृष्टि से चाहिए, अगर आंकड़े कम पड़ जाएं तो उनके सांसद साथ खड़े हैं, और उसके अलावे बीजेपी की पैठ भी आंध्र प्रदेश में हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस भी वहां पर मजबूत है। अब सवाल है इसके अलावे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, इनका नाम भी है। इसके अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए सीता सोरेन, इनका भी नाम है। आरजेडी विरोध करने वाली तीसरी पॉलिटिकल पार्टी बिहार से आती है जो खुले तौर पर निशाने पर रहती है, लालू प्रसाद यादव, इनका भी नाम है, और इनके बेटे तेजस्वी यादव, इनका भी नाम ईडी की फहरिस्त में है। इसके बाद चौथी जो कांग्रेस के साथ खड़ी है या सीधे कहें बीजेपी के विरोध में, वो डीएमके पार्टी आती है। वहां के ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन, केसी पलानस्वामी, यह भी आते हैं। अब जब ये सारी चीजें निकल कर आ रही है तो हमें लगता है ये सिस्टम इस देश का कैसे काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके से निगरानी रखेगा। लिस्ट उसको दी जा चुकी है। हालांकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस लिस्ट के भीतर में जो हम लोग जिक्र बार बार करते हैं कि क्या वाकई नीरव मोदी का नाम है, मेहुल चौकसी का नाम है, विजय माल्या का नाम है, तो जी विजय माल्या का नाम इसमें जरूर है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल हमारे और आपके दोनों सामने ये आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेहुल चौकसी इस देश को छोड़कर गए और वहां से जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि यह भी जानकारी खुले तौर पर आई कि मेहुल चौकसी जब वहां की
नागरिकता ले रहे थे तो उसके लिए जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को जब देखा गया और वहां पर जो रिपोर्ट फाइल की गई उसमें जानकारी दी गई कि मेहुल चौकसी को लेकर ना तो भारत की कोई सीबीआई ने कोई आरोप लगाया, ना यहां पर किसी के पुलिस केस को दिखाया गया, ना सेबी ने अपने तौर पर कहा कि इनके ऊपर इतना पैसा बकाया है, ना इंटरपोल को जो नोटिस देने का जिक्र किया गया इंटरपोल की तरफ से भी कुछ नहीं दिखाया गया। यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ मेहुल चौकसी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। और नागरिकता लेना वहां पर बहुत कठिन नहीं है। जो एंटीगुआ में नागरिकता ली जाती है उसकी फहरिस्त बताती है कि वहां आपको बहुत कम रुपए देने पड़ते हैं, तकरीबन $1 लाख यानी 75 लाख रुपए आप दे दीजिए, उसके फंड में डाल दीजिए तो वहां की आपको नागरिकता मिल जाएगी। बिजनेस अगर आपको करना है तो बिजनेस के लिए आपको तकरीबन 11 करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू करना होगा, कुछ लोगों को नौकरी देनी होगी, या फिर अगर आपको लगता है नहीं तो आप 300 करोड़ एक काम कीजिए, रियल एस्टेट जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उसके जरिए अपना बिजनेस शुरू कीजिए और उसमें भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उस नागरिकता के लिए आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं पूरे सिस्टम का, उस सिस्टम के भीतर में वो तमाम जांच एजेंसी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भरोसा जता रहा है कि आपने कोई एफआईआर क्यों नहीं की, यह मामला 2019 का है, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, कुछ देर इंतजार कीजिए। और ये एक अच्छी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहां सबकी सुनी जाएगी। एक सिस्टम पे भरोसा रखिए। तो सिस्टम के भीतर चलाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या हाल है, हम आपको सिर्फ यही जानकारी दे रहे हैं। और इस जानकारी के ठीक समानांतर हमको लगता है एक जानकारी आपको और होनी चाहिए। इस देश के भीतर में जो क्रिमिनल केसेस एमएलएज एमपीज के खिलाफ चल रहे हैं, दिसंबर 2018 यानी 2019 के इलेक्शन से पहले उसकी संख्या थी 4122। उसमें एमएलए भी हैं, एमपीज भी हैं। इस देश के भीतर में कुल एमएलए की संख्या लगभग 4300 350 होगी और लगभग 545 सांसद लोकसभा में, लगभग 245 सांसद राज्यसभा में। इन सबको जोड़िएगा तो लगभग 5000 के लगभग बचेंगे। तो आप कहेंगे इतने ज़्यादा, कुछ इसमें फॉर्मर भी हैं। तो 2018 के दिसंबर में 4122 एमएलएज और एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केस थे। सवाल यह है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। अब इसका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के पास जब दूसरी लिस्ट पहुंची तो उसको जानकारी मिली कि सितंबर 2020 यानी उसके बाद 2 साल से कम दौर में ही 20-22 महीने में ही लगभग 737 एमपी और एमएलए और बढ़ गए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और यह संख्या बढ़कर हो गई 4859। अब सुप्रीम कोर्ट सिस्टम के जरिए अगर चीजों को समझना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट जब सिस्टम का जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब है अदालत पे भरोसा कीजिए। चलिए अदालत पे भरोसा की जाए, लेकिन जानकारी मिलती है कि दरअसल जो आपराधिक मामले चलते हैं राज्यों में, उसमें राज्य अपने एमएलएज और एमपीज के खिलाफ जो केसेस होते हैं उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताकर उसको खत्म कर देते हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, ना अदालत की जरूरत ना जिरह की जरूरत, खत्म कर दिया गया। और अगर याद कीजिएगा, बहुत पन्ने पलटिएगा, तो जिस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके खिलाफ भी 3 केसेस थे। उन्होंने पॉलिटिकल मोटिवेटेड बुलाकर और कैबिनेट की बैठक बुलाकर उनको खारिज कर दिया। शोर मचा, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके बाद जानकारी निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश में 76 केस विड्रॉ किए गए। उन 76 केसों के भीतर में मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र है और उस दंगों में फंसे हुए संगीत सोम, सुरेश राणा, साध्वी प्राची, ये सारे नाम गायब हो गए और ये केसेस हटा लिए गए। सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, हमें लगता है आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में जब वहां पर बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर 2014 के नवंबर तक, यानी जब वो मुख्यमंत्री बने उससे ठीक एक दिन पहले तक के जितने भी केस थे वह सारे केसेस खत्म किए जा रहे हैं। जो भी केस लगाए गए थे उन्होंने नाम दिया ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और सारे केसेस उसी एक्टिविज्म के तहत हैं, तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, खत्म कर जाए। उसके बाद सरकार बदली और वहां पर नई सरकार शिवसेना की आ गई। शिवसेना की सरकार ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो जो बीजेपी के कार्यकाल में, यानी जब फडणवीस जिस दौर में थे 2014 से 2019 तक के दिसंबर 19 तक, तो उन्होंने कहा इस दौर के मामले भी खत्म किए जाते हैं।
उस दौर में आपके जहन में आएगा एक आर्य का मामला चल रहा था, मराठा आरक्षण का मामला चल रहा था, और भी कई मामले चल रहे थे, उन्होंने भी मामले खत्म कर दिए। यानी 2005 से लेकर 2019 तक के बीच में सरकार भी बदली, पार्टियां भी बदली जो सत्ता में आई, लेकिन सारे मामले खत्म कर दिए गए। क्या यह सिस्टम ऐसे काम करता है? क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस थे उसके लिए आपको अदालत के दरवाजे पर जाना ही होगा। सवाल है, अगर ऐसे सिस्टम काम करता है तो इसके बाद आपके जहन में अगला सवाल यह होना चाहिए, क्या वाकई ऐसी फहरिस्त है? तो इस देश के जो अधिकारी हैं उनकी स्थिति क्या है? उसमें हम दो अधिकारियों का नाम आज खास तौर से लेना चाहते हैं। एक, इस देश के भीतर में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे केवी चौधरी साहब। ये नाम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि इस मामले के महत्व अगर समझिएगा तो जो सीबीआई का पूरा शोर था, जिस समय आलोक वर्मा पर जो आरोप लगाए गए थे, और उस समय जो स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर आस्थाना जी थे जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अभी हैं, उन्होंने सीवीसी में ही आरोप लगाए थे। तो उसके बाद सीवीसी ने कार्रवाई शुरू की, आलोक वर्मा को पद छोड़ना पड़ा, आस्थाना जी को भी पॉलिटिकल दबाव में छोड़ना पड़ा, और दोनों जी निकल गए वहां से, और इन दोनों की जासूसी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम को समझे, जो लोग सिस्टम को संभालते और समझते हैं, उस सिस्टम के महतहत जब ये रिटायर हुए केवी चौधरी साहब, तो इन्होंने कहां ज्वाइन किया? इन्होंने ज्वाइन कर लिया, रिलायंस को ज्वाइन कर लिया, और उसके बोर्ड में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर आ गए। रिलायंस के खिलाफ भी कुछ मामले होंगे या चल रहे थे, चल नहीं रहे थे तो बैंकों के जरिए जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा था, कुछ भी, क्योंकि इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट्स के जो रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, जो कर्ज लेते हैं, आपके जहन में रिलायंस का नाम हमेशा इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो देश में सबसे रईस कॉर्पोरेट है। लेकिन मामलों को छोड़िए, जब सीवीसी वहां से रिजाइन करके रिलायंस में चले जाते हैं तो जाहिर है रिलायंस उनको यूं ही पैसा तो नहीं देगा। और रिलायंस की जो एनुअल रिपोर्ट आई इस बार की, उसमें हमने देखा कि देखा जाए कितना पैसा मिलता है, तो पता चला इनको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी जब ये ब्यूरोक्रेट थे तो किसी भी ब्यूरोक्रेट को 4 लाख से ज्यादा नहीं मिलते हैं, इनको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। 4 लाख का मतलब होता है लगभग 48 लाख और बाकी सुविधाएं, लेकिन यहां पर 2 करोड़ है, जिसमें सिटिंग फीस है 34 लाख ईयरली, और जो कमीशन है वो 1 करोड़ 65 लाख का है। दूसरा यह है कि बैंकों का योगदान इस दौर में कॉर्पोरेट को लेकर बढ़ा रहा है, और उसमें एसबीआई जैसा बैंक और उसकी चेयरपर्सन अगर याद कीजिएगा तो अरुंधति भट्टाचार्य, यह भी रिटायर होती है, और उसके बाद 2018 में 17 अक्टूबर 2018 में 5 साल के लिए यह भी रिलायंस के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाती है। इनको भी वेतन तय होता है 1 करोड़ 85 लाख, जिसका जिक्र रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट में जिक्र है। जो सिस्टम चलाने वाले अधिकारी हैं और उनको जिन चीजों पे निगरानी रखनी है, वह जब उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि पद पर रहते हुए क्या उन्होंने एक अलग दृष्टि अपनाई थी? एक बात। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशन इस देश के भीतर में काम कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को संभाले रहते हैं, उस सिस्टम के तहत अगर गवर्नमेंट उस सिस्टम से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स तक को अपनी निगरानी में ले आती है और सत्ता अनुकूल वो लगातार काम करते नजर आते हैं, और ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे हैं। हमने एमएलएज एमपीज का जो जिक्र किया, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी फहरिस्त है। तो क्या होना चाहिए? एक आम शख्स के खिलाफ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो उसके उस जेल में होगा। कोई आम शख्स के खिलाफ अगर क्रिमिनल केस हो वह जेल में होगा। लेकिन एमएलएज एमपीज को विशेषाधिकार प्राप्त है, और सिस्टम हम उसी का जिक्र करें। जब इस तरीके का एक पूरा सिस्टम इस देश के भीतर में है तो सुप्रीम कोर्ट जब इस बात का जिक्र करता है, और वो लकी लाइन हमें लगता है इसलिए फिर से पढ़नी चाहिए क्योंकि इस लाइन के भीतर एक नैतिकता का बोध आपको होगा। आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जागृत है, लेकिन ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का जागृत होना कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करते हुए शायद सिस्टम को ठीक करने का होना चाहिए, ना कि इस सिस्टम पर भरोसा करके, जो सिस्टम पर भरोसा जनता का उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जाग रहा है कि आप तो कुछ कीजिएगा, वह भी उसी सिस्टम पर अगर भरोसा कर रहा है, तो फिर इस लाइन का क्या मतलब है कि किसी को हद पार नहीं करनी चाहिए, सभी की बात सुनी जाएगी। हम बहस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है तो इसकी बात यही होनी चाहिए। सोशल मीडिया की बजाय बहस का उचित माध्यम चुने और व्यवस्था का कुछ सम्मान करें। यह सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि इस देश के भीतर में जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस बात की जानकारी
अगली बैठक में यानी अगले वक्त जब सुनवाई करेगा 16 तारीख को, दे पाएगा इस देश में वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वतंत्र है? इस देश के भीतर में वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है जिस बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन को संभाले हुए वो सत्ता के अनुकूल ना हो? क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए यह अर्जी दी जा सकती है, लगाई जा सकती है? या हम मानकर चलें कि भारत एक संप्रभु देश है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश में कानून का राज है, उस कानून के राज के तहत हर कोई बराबर होता है, और अगर बराबर होता है तो ये 122 सांसद और विधायक जिनके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया हुआ है, और इस देश के भीतर में 4859 एमएलएज और एमपीज जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं, क्या कोई गारंटी ली जा सकती है कि 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में ये सारे मामले निपटाए जाएंगे और इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा जो अपराधी होंगे? ये कहा जा सकता है? या तत्काल कहा जा सकता है कि क्या इन्हें पद छोड़ देना चाहिए जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं? या सब कुछ चलते रहे, यूं ही चलते रहे और आप सिस्टम पर भरोसा कीजिए? तो सत्ता अगर सिस्टम हो तो सिस्टम को कहां खोजा जाए, यह एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।